हम लोग बात करेंगे आज मलेरिया के बारे में, समझेंगे कि मलेरिया क्या होता है, ऐसा कौन सा हमारा पैरासाइट है जिसको जो हमारे बॉडी में काटता है या इंसेशन करता है, जिसकी वजह से मलेरिया बॉर्न डिजीज़ जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। कौन सा ऐसा मॉस्किटो है जिसके काटने से मलेरिया होता है, इंसानों में और जानवरों में भी देखा जाता है, कौन सी उसकी क्लासिफिकेशन है। साथ ही साथ हम समझेंगे कि किस टाइप के मलेरिया हमारे बॉडी में हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा मलेरिया बॉर्न डिजीज़ देखा गया है, और उससे क्या हमारे बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ता है, क्या हमारे फंक्शन, लिवर फंक्शन या किडनी फंक्शन है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डायग्रामेटिकली समझेंगे कि क्या मलेरिया की प्रॉपर साइकिल होती है, और भी बहुत कुछ समझेंगे रैपिड कार्ड से कैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट भी लगाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगा। शुरुआत करते हैं मलेरिया से। बात करते हैं मलेरिया की, तो मलेरिया क्या है आपका मॉस्किटो बॉन्ड इन्फेक्शन डिजीज़ है। मॉस्किटो बॉन्ड इन्फेक्शन डिजीज़ का मतलब होता है कि किसी के मच्छर के काटने से होता है। अब ये कौन सा मच्छर है ये भी हम जानेंगे। क्या है ये? एक तरीके का पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब वो कोई भी कीड़ा, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का मतलब है या कोई इंसेक्ट जो कि आपका ब्लड सक करता है, और उसके ब्लड सक करने की वजह से आपके जैसे स्किन सरफेस पे बैठा वो कैपिलरी ब्लड लेगा या वेनस ब्लड लेगा। वेनस ब्लड तो खैर नहीं लेते हैं, कैपिलरी ब्लड ही ज़्यादातर लिया जाता है फ्लाई मॉस्किटोज़ के द्वारा। तो पैरासाइट के द्वारा जब भी आपका जो ब्लड है वो लिया जाएगा, कैपिलरी ब्लड लिया जाएगा, और उसके अगेंस्ट में वो कोई ऐसा लार्वा सिक्रीट करेगा आपकी बॉडी में जिसकी वजह से कोई इन्फेक्शन होगा, तो वो सारा जो है आपका पैरासाइटिक इन्फेक्शन कॉजेज में आता है। और मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन है ये मलेरिया का आपका। बात करें कि किस किस में होता है, तो मैन और एनिमल्स में यहाँ देखा जाता है। क्लासिफिकेशन की बात करें कि किस क्लासिफिकेशन पे ये बेस्ड, तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है आपका स्पोरोजोआ। पहला क्लासिफिकेशन है स्पोरोजोआ। फिर है सब ऑर्डर, इसका क्लासिफिकेशन हो गया, क्लास हो गई स्पोरोजोआ। सब ऑर्डर की बात करें तो हीमोस्पोरोइड, और अगर जीनस की बात करें तो प्लाज्मोडियम। ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आती है आपकी मलेरिया की। अब हमारे अगर हम बात करें कि कितने पार्ट में ये डिवाइडेड है, तो 5 स्पेसिफिक इसकी क्लासिफिकेशन है। किसकी? प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। प्लाज्मोडियम की कैटेगरी में आने वाला ये मलेरिया है आपका। प्लाज्मोडियम पैरासाइट में कौन कौन सा है जो कि ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज करने का काम करेगा, तो जानते हैं हम। अब कौन कौन सी हमारी वो इन्फेक्शियस ह्यूमन जो कैटेगरी है प्लाज्मोडियम की वो जानते हैं। तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। फिर है प्लाज्मोडियम ओवल, उसके बाद है प्लाज्मोडियम मलेरिया, फिर प्लाज्मोडियम नॉलिश, फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम। इसमें से वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो है वो ज़्यादातर देखा गया है ह्यूमन बॉडी में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कौन सी मोस्ट कॉमन सीरीज़ है जो डिजीज़ कॉज करती है। अब जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है जिसमें देखा गया है कि मलेरिया कॉज करती है, तो वो है आपका प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा स्प्रेडेड है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन हम लोग अभी मैप के थ्रू समझ लेंगे कि कौन से होते हैं। बात करते हैं कि भाई कंट्रीज़ कौन कौन सी इफेक्टिव है, तो एशिया की कई सारी कंट्री इफेक्टेड है, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ इफेक्टेड है, और अमेरिका की करीबन करीबन 22 कंट्रीज़ जो है मिला के इफेक्टेड है। अगर फिगर 39.28 हम लोग देखें यहाँ पे, ये हम लोग गॉडकर की बुक में से पढ़ रहे हैं, वहाँ पे भी आपको नोट्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ हाइलाइट्स किए हुए हैं येलो और पिंक कलर से, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो हाइलाइट्स कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आपका मलेरिया पैरासाइट जो है वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ मलेरिया, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स है। अब मलेरिया ट्रांसमिशन कैसे होता है उसको हम समझते हैं। अब अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें कि वो मलेरिया कैसे फैलता है, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा जो पर्सन टू पर्सन। ये जैसे मान लो मुझे मलेरिया है और मुझे एक फीमेल मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो जो है, अगर वो मुझे बाइट करती है और वो फिर दूसरे को जाके पर्सन को बाइट करती है, तो पर्सन टू पर्सन जो है मॉस्किटो बाइट की वजह से मलेरिया जो है वो स्प्रेड होता है। ठीक है। फिर दूसरा होता है बाय यूजिंग कंटेमिनेटेड निडल। मान लो कहीं हॉस्पिटल में या कहीं पे मेरा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, मेरे में निडल यूज़ की गई, वही निडल किसी और में यूज़ कर दी गई, तो वहाँ से भी ये चीज़ फैलने के चांसेस आपको देखने को मिलेगा। तीसरा है यहाँ पे बाय कंजेनाइटल मीन्स। कंजेनाइटल का मीन्स का मतलब है यहाँ पे यूटेंसिल्स की बात की जा रही है, कॉमन यूटेंसिल्स की। थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर मान लो मुझे मलेरिया हो रखा था, अभी जस्ट 1-2 दिन हुए हैं रिकवर किए हुए, कुछ एंटीबॉडीज एंटीजन्स अभी भी मेरी बॉडी में प्रेजेंट है, और मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए दे देता हूँ, यानी ब्लड डोनेट कर देता हूँ, तो उस केस में भी जिसको वो ब्लड चढ़ेगा उसको मलेरिया होने के चांसेस हैं। फटाफट से ये 3 पॉइंट आप रीड कीजिए, आपके स्क्रीन पे हैं।
बात करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट की। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड है होस्ट की बॉडी के अंदर। होस्ट की बॉडी मतलब मान लो एक मच्छर है, ठीक है, और मैं उसके लिए एक परफेक्ट होस्ट हूँ। परफेक्ट होस्ट मतलब एक हेल्दी बॉडी है जहाँ पे अगर वो मुझे आके काटेगी मच्छर, कौन सी, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो अगर मुझे काटती है, बाइट करती है, तो दो तरीके से मेरे बॉडी में जो है ये पैरासाइट मूव करेगा। सबसे पहला है आपका इनवर्टिब्रेट, जहाँ पे आके वो मॉस्किटो जो है वो काटेगी और सेक्सुअल मैच्योरिटी जो है उसके अंदर जो मतलब पैरासाइट है वो डेवलप करना मेरी बॉडी में शुरू करेगा। दूसरा कंडीशन होता है, टाइप में आता है, जो कि आता है वर्टिब्रेट में आता है, जिसमें अपना क्या होता है कि सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होना शुरू होता है। पहले वो आके मैच्योर होगा, जैसे बाइट किया मेरे ब्लड में पहुंचा, वहां से मैच्योर होना शुरू किया, उसे कहते हैं इनवर्टिब्रेट। उसके बाद वर्टिब्रेट कंडीशन में चला जाता है, जो कि क्या होता है 2 से 4, 4 से 8, मतलब मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है वो। बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस मतलब वो इम्पैक्ट जो मलेरिया हमारी बॉडी पे करता है, हार्मफुल इम्पैक्ट की बात करें तो दो फेज में हमारी बॉडी में ये काम करता है। कैसे? एक तो है एक्सो इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा है जो है इरिथ्रोसाइट फेज। अब एक्सो इरिथ्रोसाइट का मतलब है जब वो इरिथ्रोसाइट पर अटैक करना शुरू करेगा, और इरिथ्रोसाइट फेज जब वो इरिथ्रोसाइट के साथ मर्ज होके अपना काम यानी इरिथ्रोसाइट को ब्लास्ट करना शुरू कर देगा। अब बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पैथोजेनेसिस की, जिसमें हमें दो फेज के बारे में पता लगा था, जो कि था एक्सो इरिथ्रोसाइट और दूसरा था इरिथ्रोसाइट फेज। बात करते हैं एक्सो इरिथ्रोसाइट की, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? इन्फेक्शन, जो कि आपका हिपैटिक सिस्टम के द्वारा, यानी जब इंट्रोड्यूस हो रहा होता है उस टाइम की बात की जा रही है। यानी हिपैटिक सिस्टम जो है वो क्या होता है? हिपैटिक सिस्टम जब आपका पैरासाइट कोई ब्लड सेल के अंदर क्या करता है? एंटर करता है और उसको हार्मफुल पहुंचाना जस्ट शुरू करता है, उस पर्टिकुलर पार्ट जोन को हम हिपैटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा जो है सॉरी इरिथ्रोसाइट फेज का, वो किस में इन्वॉल्व होता है? तो वो इन्फेक्शन जो कि इरिथ्रोसाइट में पहुंच चुका है, यानी आपके रेड ब्लड सेल में पहुंच चुका है, उस पार्ट को जो हमारा कहते हैं वो होता है इरिथ्रोसाइट फेज। यानी जब आपका जो मॉस्किटो बाइट का जो पैरासाइट पार्ट है वो रेड ब्लड सेल के अंदर जा चुका है। अब है क्या यहाँ पे? दो फेजेस हमने समझ लिया, एक तो है आपका एक्सो इरिथ्रोसाइट फेज और दूसरा है इरिथ्रोसाइट फेज। तो ये होता कैसे है, तो इसको समझते हैं कि भाई क्या होता है। तो जब कोई एक फीमेल इन्फेक्टेड मॉस्किटो या इन्फेक्टेड मॉस्किटो जो है एक किसी पर्सन के स्किन पे पंचर करता है, जो कि एक उसका ब्लड मील है, खून, जो मच्छर क्या करता है? खून चूसता है, तो ब्लड जो है वो मील है उसका, वो जब चूसना शुरू करता है तो मॉस्किटो के सलाइवा के अंदर एक स्पोरोजोइड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। वो स्पोरोजोइड हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर करते हैं, यानी कैपिलरी ब्लड के अंदर एंटर कर जाते हैं। कैपिलरी ब्लड के अंदर एंटर करते ही वो माइग्रेट करते हैं, यानी मूव करते हैं जहां हमारा लिवर है। दोबारा समझिए, मॉस्किटो ने, मच्छर ने काटा, काटने का मतलब है कि उसने स्किन में पंचर किया और खून चूसना शुरू किया। अब खून चूसते वक्त आपको दर्द ना हो, आपको कुछ महसूस ना हो, तो मच्छर एक लार्वा सलाइवा सिक्रीट करता है। उस सलाइवा के अंदर स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोरोजोइड हमारे कैपिलरी ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं और सीधा जहाँ हमारा लिवर है वहाँ पहुँचते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ तो समझ में आ गया कि हमारे वो लिवर की तरफ मूव कर गए। अब ये होता कैसे है? तो ये विद इन अ मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर, यानी 60 सेकंड के अंदर क्या होता है कि मच्छर काटता है, कैपिलरी ब्लड के अंदर वो इंट्रोड्यूस होता है स्पेरोटोजोआ। स्पेरोटोजोइड्स जो हैं वो सीधा लिवर की तरफ भागते हैं। लिवर की तरफ भागते वक्त वो क्या करते हैं? अपने आप को मल्टीप्लाई करना भी शुरू करते हैं, डेवलप करना भी शुरू करते हैं। और इस पूरे शेड्यूल को होने में सेक्सुअली और एसिम्प्टोमेटिकली, ये दो तरीके से क्या होता है, आपका जो इन्फेक्शन है हिपैटोसाइटिकली मल्टीप्लाई करना शुरू करता है। और ये पूरा प्रोसीजर जो है 8 से 30 दिन के अंदर में आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दोबारा समझिएगा कि क्या होता है, मच्छर ने काटा, 8 से 30 दिन के अंदर आपका मलेरिया पैरासाइट जो है वो ब्लड में अच्छी तरीके से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? तो कैपिलरी ब्लड के थ्रू मच्छर जब काटता है तो उसके सलाइवा से वो जो आपका क्या है स्पेरोटोजोइड्स हैं वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चले गए। ब्लड स्ट्रीम का मतलब है यहाँ पे कैपिलरी ब्लड में चले गए। अब वो वहाँ से चलना शुरू करते हैं लिवर की तरफ। जैसे जैसे वो लिवर की तरफ बढ़ते जाते हैं तो वो हिपैटोसाइटिक जो कंडीशन है उसके हेल्प से वो क्या करते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करते हुए, यानी डेवलप करते हुए और गुणा करते हुए, बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे टाइम पीरियड को इस एसेक्सुअली और एसिम्प्टोमेटिकली जो ये प्रोसेस हो रहा है मल्टीप्लाइंग का, बढ़ने का, वो पूरा टाइम पीरियड आपका 8 से 30 दिन लगता है। तो किसी मच्छर ने काटा तो उसके 1 या 2 दिन बाद आपको ये नहीं पता लगेगा कि भाई मलेरिया पैरासाइट है या नहीं है।
8वें दिन के अंदर 100% कन्फर्मेशन आ जाएगा कि हाँ जी मलेरिया पैरासाइट है। ब्लड के टेस्ट से या रैपिड टेस्ट से आप उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ओके जब ये अब यहाँ पे क्या आया कि 8 से 30 दिन के अंदर हमारे बॉडी में इंक्यूबेट हो रहा है। अब जब एक बार वो लीवर में पहुंच गए तो लीवर में पहुंचने के बाद क्या होता है, इनका डिफ्रेंशिएशन शुरू हो जाता है, यानी ये प्रोड्यूस करना शुरू करता है, थाउजेंड्स में प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं, तो मैरोजोइट्स जो हैं वो शुरू कर जाते हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थाउजेंड्स में चले जा रहे हैं इमीडिएटली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो चालू हो गया। तो जब चालू हो गया तो ये क्या मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होता है, जिस सेल के अंदर ये प्रेजेंट है यानी इरिथ्रोसाइट के अंदर ये प्रेजेंट है, अब उसको ये डैमेज करना शुरू कर देते हैं, उसको ये ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जब आपका 8 से 30 दिन का टेन्योर है ये चल गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, लिवर में एक बार एंटर हो गया और जो ऑर्गेनिज्म है वो यहाँ पे यील्ड कर गया थाउजेंड्स में। क्या अब यहाँ पे यील्ड कर गया थाउजेंड्स में, और जो आपका मैरोजोइट्स हैं वो मल्टीप्लाई होने लगे। अब मल्टीप्लाई होंगे तो एक जैसे बैलून में अगर मान लो पानी आपने भरा और उसके अंदर आपने और कोई लिक्विड डालना शुरू किया है या सॉलिड बॉल्स जो आजकल वाटर बॉल्स आती हैं वो डालना शुरू किया, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद जो आपका बैलून है वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो उसी वजह से यील्ड होने की वजह से, थाउजेंड्स में यील्ड होने की वजह से, किसकी, तो मैरोजोइट्स जो हैं वो बढ़ने की वजह से क्या होता है कि आपका जो होस्ट सेल है, होस्ट सेल यहाँ पे क्या है हमारा इरिथ्रोसाइट है, उसमें स्पेस की कमी होने की वजह से वो क्या करता है, आपका ब्लास्ट हो जा सकता है, यानी वो सेल जो है वो डैमेज होने लगता है। और उसी स्टेज को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइटिक स्टेज, यानी जो लाइफ साइकिल है वो यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है पैरासाइट्स की, मलेरिया पैरासाइट की यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है, लिवर के द्वारा ये पैरासाइट जो है ये आइडेंटिफाई नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि इसने एक ऊपर से कवरिंग की होती है जो कि आपकी सेल मेम्ब्रेन की होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल है उसकी मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, तो लीवर जो है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचान पाता। एक आपने सुनी होगी कि एक जो भेड़िया है वो शेर की खाल पहन के, एक छोटे बचपन में कहानी सुनी होगी कि शेर की खाल पहन के और शिकार पे निकल जाता था, तो लोग ये सोचते हैं कि शेर आया शेर आया। तो ऐसे ही क्या करता है होस्ट सेल, क्या करता है आपके एरिथ्रोसाइट की सेल के जो मेम्ब्रेन है उसको क्योंकि उसी के अंदर है प्रेजेंट वो एरिथ्रोसाइट के अंदर, तो जब वो लीवर से पास हो रहा है तो लीवर को लग रहा है कि अरे ये तो अपने घर की सरकार है, चलो आने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और वो वहां से बाईपास कर जाता है, यानी वो डिडक्ट ही नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे क्या है कि भाई रेड ब्लड सेल के अंदर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके ऊपर जो है वो कवरिंग है ही सेल मेम्ब्रेन की, तो लीवर से तो बाईपास हो गया, भाई लीवर ने तो छोड़ दिया उसको कि भाई चलो घर का ही है, कोई बाहर का पैरासाइट नहीं है, घर के ही सेल हैं, चलने दो बॉडी के अंदर। अब ये क्या करते हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं, मल्टीप्लाई होना शुरू होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं ये पीरियोडिकली, यानी टाइम टू टाइम ये बढ़ते जाते हैं, ब्रेक डाउन होता जाता है इनका, और एसेक्सुअली ये लोग मल्टीप्लाई होते हैं, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद दूसरे रेड ब्लड यानी जो फ्रेश रेड ब्लड सेल है उनको अटैक करना शुरू करते हैं। अब हुआ क्या, यहाँ पे रेड ब्लड सेल जो फ्रेश हैं वहाँ पे भी इन्फेक्शियस पार्ट आ चुका है। अब हो क्या रहा है, ये सारा एम्प्लीफिकेशन जो है ये आपका साइकिल ऑफ अकरिंग ऑफ मलेरिया पैरासाइट है। अगर हम बात करें कि सिम्टम्स में मलेरिया फीवर जो है वो कैसे स्टिमुलेट्स होता है, तो वेव की फॉर्म में ये चलता है, एक वेव होती है इसकी प्रॉपर, ठीक है, जिसमें आपका मैरोजोइट्स जो है वो क्या करता है, आपकी जो रेड ब्लड सेल की स्पेसिंग है, रेड ब्लड सेल में एंटर करने के बाद उसको इन्फेक्ट करना, ये जो उसकी साइकिल है ये कंप्लीट 8 से 30 दिन के आसपास की रहती है। मल्टीप्लाई होता है, एम्पलीफाई होता है, एक कवरिंग होने की वजह से, रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन की कवरिंग होने की वजह से लीवर से बाईपास हो जाता है, यानी उसको लीवर भी रोक नहीं पाता है किसी भी हाल में। तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरे सेल को भी क्या करता है, आपका इन्फेक्शन करना, कॉज करना शुरू कर देता है।